हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप लोग? बढ़िया। सो स्टूडेंट्स, आज हम शुरू करने जा रहे हैं आपके 11th फिजिक्स का चैप्टर नंबर 10, दैट इज़ मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ फ्लूइड्स। देखिए, इससे पहले वाले चैप्टर में हमने सॉलिड के बारे में पढ़ा था। इस चैप्टर में हमें लिक्विड के बारे में पढ़ना है। अब आप बोल रहे होंगे कि सर फ्लूइड में तो वो सारी चीज़ें आती है जो फ्लो हो सकती है। बिल्कुल सही है। फ्लूइड मतलब the substance that can flow, and there are only two types of substance that can flow. One is liquid and other one is gas. बट बच्चा लोग, इस चैप्टर में हमें सिर्फ और सिर्फ लिक्विड के बारे में पढ़ना है। गैस के बारे में हम पढ़ेंगे हमारे अगले लेक्चर में, जो कि अगले चैप्टर में, दैट इज थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है। सो फिलहाल इस चैप्टर में बात करेंगे सिर्फ लिक्विड की। बच्चा लोग, जैसे सॉलिड में आपने सबसे पहले पढ़ा था रिजिड बॉडी। रिजिड बॉडी क्या था? एक आइडियल सॉलिड था। ऐसा आइडियल सॉलिड जिसमें दो पार्टिकल्स के बीच का डिस्टेंस कभी भी चेंज नहीं होता था। बट क्या वो प्रैक्टिकली पॉसिबल होता है? नहीं। कई बार होता है, बट 100% नहीं। सिमिलरली इस चैप्टर में भी हम एक आइडियल फ्लूइड की बात करेंगे। प्रैक्टिकली आइडियल फ्लूइड देखने को नहीं मिलता, बट इसमें होता क्या है बच्चा लोग? देखो, जो भी रिसर्च एक्सपेरिमेंट करने होते हैं ना, वो ऐसा मान के किया जाते हैं कि लिक्विड आइडियल है, और फिर जो प्रॉपर्टी वो दिखाते हैं तो हम कंपेयर करते हैं कि देखो इसमें ये चेंजेस है। हमने जो आइडियल की प्रॉपर्टी ली थी उससे वो चेंजेस है। अब आप सोच रहे होंगे कि आइडियल फ्लूइड मतलब क्या? तो बच्चा लोग, इसकी दो कंडीशन है। पहली कंडीशन कि आइडियल फ्लूइड आर इनकम्प्रेसिबल। लास्ट लेक्चर में अगर आपको ध्यान हो तो हमने देखा था कि किसी भी सॉलिड को हम कंप्रेस करते हैं, वो कंप्रेस हो रहा था, जबकि सॉलिड कंप्रेस नहीं होता है, बहुत ही मामूली सा कंप्रेस होता है। गैस के अंदर मॉलिक्यूल्स बहुत दूर दूर पे होते हैं, तो गैस सब्सटेंस बहुत ज़्यादा कंप्रेस हो सकते हैं। ये हमने पढ़ रखा है बचपन से। अगर ऐसा कोई लिक्विड जो कंप्रेस ना हो पाए, जितना भी उस पर फोर्स लगाया जाए उसका वॉल्यूम उतना का उतना ही है, तो उसे हम बोलते हैं आइडियल फ्लूइड। अब इसमें आप कह सकते हैं कि इसकी वॉल्यूम फिक्स रहेगी। वॉल्यूम फिक्स है तो इसका मास भी फिक्स रहेगा। देखो बच्चा लोग, जब तक क्वेश्चन में ना बोला जावे तब तक हम वॉल्यूम को फिक्स ही मान के चलेंगे। क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि हैव डिफरेंट वॉल्यूम, तो बात अलग है। अदरवाइज आइडियल फ्लूइड में वॉल्यूम फिक्स रहेगा, मास फिक्स रहेगा, एंड यस डेंसिटी भी कांस्टेंट रहेगी। क्या चीज? डेंसिटी कांस्टेंट। और सेकंड कंडीशन यह है कि आइडियल फ्लूइड नॉन विस्कस होते हैं। क्या चीज? नॉन विस्कस। अभी विस्कस का मतलब क्या होता है? बड़ा, विस्कोसिटी का नाम सुना है आपने? विस्कोसिटी का मतलब क्या होता है कि जब लिक्विड फ्लो हो रहा है तो लिक्विड की एक लेयर उसके दूसरे लेयर पे टेंजेंशियल फोर्स लगा रही है। टेंजेंशियल मतलब फ्रिक्शन फोर्स। जैसे कि आप सरफेस के ऊपर चल रहे हैं तो एक फ्रिक्शन फोर्स लगता है ना, टेंजेंशियल, इस सरफेस के अलोंग वो वाला फोर्स लगाती है, तो उसको हम विस्कस कहते हैं, विस्कोसिटी। बच्चा देखो, ये मत बोल, देखो एक लेयर दूसरे लेयर पे फोर्स तो लगाएगी, उसका कुछ वेट होगा, वजन होगा, तो एक लेयर दूसरे लेयर पे mg वेट तो लगाएगी। बट हम लोग mg की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं टेंजेंशियल फ्रिक्शन। अगर कोई भी फ्रिक्शन नहीं है, अगर एक लेयर दूसरे लेयर पे टेंजेंशियली कोई फोर्स नहीं लगा रही है, तो उससे हम कहते हैं नॉन विस्कस। देखो, ऑयल और पानी, बड़ा ऑयल कितना स्लो चलता है, पानी कितना फटाफट चलता है। इसका मतलब पानी की एक लेयर दूसरे लेयर पे ज़्यादा फोर्स नहीं लगा रही है, जबकि ऑयल की एक लेयर दूसरे लेयर पे फोर्स लगा रही है, तो धीमे धीमे आगे बढ़ रहा है। समझ आ रहा है? तो ऐसे लिक्विड को हम कहते हैं कि उसकी विस्कोसिटी ज़्यादा है। ऑयल हो गया, केचप सॉस हो गई, इनकी विस्कोसिटी ज़्यादा होती है। सो नॉन विस्कस का मतलब देयर इज नो टेंजेंशियल फोर्स, या तो आप कह सकते हैं नो फ्रिक्शन, टेंजेंशियल फोर्स बिटवीन टू लेयर्स। समझ आ रही है बच्चा लोग? सो बस ये दो प्रॉपर्टी है, ये दो प्रॉपर्टी जिन लिक्विड के पास होगी उसको हम कहते हैं आइडियल फ्लूइड। बच्चा लोग, प्रैक्टिकली ये दो प्रॉपर्टी किसी लिक्विड के पास नहीं होती है, बट ये तो जस्ट हम लोग कंपेयर कर सके दूसरे लिक्विड को, इसलिए हमने एक आइडियल फ्लूइड का कॉन्सेप्ट बनाया है कि अगर ये चीज़ें होती तो वो परफेक्ट कहलाता।
क्लियर? ओके, सो बच्चा लोग अब बात कर लेते हैं। सो फाइनली एक्चुअली हमारा लेक्चर अब शुरू हो रहा है, अभी तक तो खाली छोटी सी कहानी थी। आज हम बेसिकली पढ़ने वाले हैं प्रेशर रिलेटेड कहानी। बड़ा प्रेशर क्या होता है? प्रेशर होता है F बाय एरिया, फोर्स अपॉन एरिया। गलत। क्या ये होगा मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स अपॉन एरिया? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। बड़ा प्रेशर एक्चुअली होता है परपेंडिकुलर फोर्स। कौन सा फोर्स? परपेंडिकुलर फोर्स अपॉन एरिया। अगर आपको याद हो तो आपने 9th में पढ़ा था कि परपेंडिकुलर फोर्स को हम कहते हैं थ्रस्ट। याद आया कुछ? सो प्रेशर हो जाएगा थ्रस्ट बाय एरिया। थ्रस्ट मतलब ऐसा फोर्स जो परपेंडिकुलर लग रहा है। मान लो कि किसी एक पॉइंट पे हमारा फोर्स ऐसे लग रहा है और ये एंगल है थीटा। तो बेटा हमको पता है कि हम यहाँ पे एक ले लेते हैं F cos थीटा और इधर एक ले लेते हैं F sin थीटा। अब जो प्रेशर बनेगा बेटा वो इस वजह से बनेगा, इस वजह से नहीं। यानी कि प्रेशर जो है वो हमेशा परपेंडिकुलर फोर्स के कारण बनता है। बेटा कभी भी आपको जब सुई लगाते हैं ना तो आपने नोटिस किया होगा कि जब स्ट्रेट लगा रहे ना तो पटाख से वो लगा के हटा भी देते हैं, हमको पता भी नहीं लगता। और जब वो थोड़ा टिल्ट करके लगाते हैं ना तो हमको दर्द होता है ना। जब यहाँ पे लगाते हैं टिल्ट करके थोड़ी फीलिंग होती है भाई कुछ घुस रहा है अंदर। लेकिन एक बार हाथ पे मार के चला जाएगा ना, लगने के बाद पता चलेगा कुछ सेकंड्स बाद कि यार हाँ कुछ लगा है। गेटिंग? इसका मतलब जब आप पिन परपेंडिकुलरली डाल रहे हैं। चलो एक और मैं चीज़ आपको बताता हूँ एग्जांपल। बड़ा नोटिस बोर्ड में हम जब कोई पेपर अगर चिपकाते हैं तो वो अंगूठे से पिन लगाते हैं, है ना। अगर आपने ध्यान दिया हो तो पिन को हम परपेंडिकुलर फोर्स लगा रहे हैं। आड़ा टेढ़ा लगाओ तो वो जल्दी से घुसेगा नहीं, या तो फोर्स ज़्यादा लगाना पड़ेगा। लेकिन अगर हम स्ट्रेट एकदम सीधा फोर्स लगाते हैं तो जल्दी घुस जाता है। सो परपेंडिकुलर फोर्स अपॉन एरिया इज नथिंग बट द प्रेशर। अच्छा, प्रेशर एक स्केलर क्वांटिटी है और इसी के साथ साथ बेटा ये, अच्छा इसकी यूनिट की बात करूं, इसकी यूनिट क्या होती है बेटा? फोर्स यानी न्यूटन, एरिया मतलब मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और इसी को कहा जाता है पास्कल। क्या कहा जाएगा? पास्कल, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये इसकी एसआई यूनिट है। अब बेटा इसको और भी 2 या 3 यूनिट में दिया जाता है। प्रेशर को एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी कहा जाता है। रिलेशन है 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज इक्वल टू 1.013 इंटू 10⁹ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये रिलेशन हमने देखा था। और प्रेशर को कई बार बेटा बार में भी दिया जाता है, और 1 बार इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। यानी कि 1 एटमॉस्फेरिक बोलो कि 1 बार बोलो, वो ऑलमोस्ट सेम होता है। और अगर बार और पास्कल का देखना हो बेटा, बार और पास्कल का रिलेशन, सो 1 बार इज इक्वल टू 10⁵ पास्कल। ठीक है, ये रिलेशन हम लोगों को याद रखने हैं। व्हाट्स नेक्स्ट? अच्छा एक और चीज़ बच्चा लोग, ये जो प्रेशर है इसको हम आइसोट्रोपिक भी कहते हैं। आइसोट्रोपिक का मतलब है कि प्रेशर जो है ना बेटा वो कई डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करता। वो तो हमने देखा सर। देखो चलो मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। मान लो कि यहाँ पे कोई बीकर है और ये पानी है, हमें इस पॉइंट पे प्रेशर फाइंड करना है, इस पॉइंट पे। तो इसका प्रेशर हर जगह से सेम होगा। इस पॉइंट पे देखो, अगर इक्विलिब्रियम में है ना, सो इसका प्रेशर हर जगह से सेम होगा। मतलब यहाँ से लगने वाला प्रेशर, यहाँ से लगने वाला, यहाँ से लगने वाला, यहाँ से। सो ऐसी प्रॉपर्टी जो कि डायरेक्शन पे बिल्कुल डिपेंड नहीं कर रही है, चारों तरफ से सेम तरीके से अप्लाई हो रही है, उसको हम कहते हैं आइसोट्रोपिक। कौन सा? आइसोट्रोपिक, है ना। अब देखो ये पॉइंट तो यहीं का यहीं है, ये हिल ही नहीं रहा, मतलब सारे प्रेशर एक इक्वल समान लग रहे हैं, तो वो इक्विलिब्रियम में है। समझ आ रहा है आप लोग को? ओके। अब देखो बच्चा लोग, एक चीज़ तो ऑब्वियस है कि किसी बीकर पे कोई भी लिक्विड पड़ा हुआ है, और अगर मान लो कि मैं इधर कोई एक पॉइंट ले लेता हूँ जो कि लिक्विड के सरफेस से h डिस्टेंस की दूरी पे है, मतलब इस पॉइंट पे लगने वाला प्रेशर, इस पॉइंट पे लगने वाला प्रेशर, इस पॉइंट पे लगने वाला प्रेशर, इस पॉइंट पे लगने वाला प्रेशर अलग अलग होंगे। क्यों?
बड़ा एक तो रीज़न है कि देखो यहाँ पे सिर्फ एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा, उसको हम पी नॉट से अभी डिनोट कर रहे हैं। एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर पता है ना, आपने सुन रखा है ना कि एटमॉस्फेयर जो प्रेशर हम पे लगाता है दैट इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब इस पॉइंट पे बेटा देखो यहाँ से कुछ लिक्विड ऊपर भी है, तो इतने लिक्विड का मास जो है वो भी इसके ऊपर लगेगा। फिर इस पॉइंट की बात करें तो बेटा यहाँ पे देखो लिक्विड का मास फिर बढ़ गया। इस पॉइंट पे बात करें तो यहाँ पे लिक्विड का मास फिर बढ़ गया। मतलब जैसे जैसे हम अंदर जाते जाएंगे वैसे वैसे लिक्विड का मास बढ़ता जाएगा। सीधी सी बात है, और सीधी सी बात है बेटा, मास बढ़ रहा है मतलब उसका प्रेशर भी बढ़ता जाएगा। तो अलोंग द हाइट कितना प्रेशर लगेगा, कितना चेंजेस आएगा वो हमें देखना है। सो वेरिएशन इन प्रेशर ड्यू टू डेप्थ h। अगर आपको याद हो तो चैप्टर नंबर 8 में हमने वेरिएशन इन ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन देखा था ड्यू टू डेप्थ। कुछ वैसा ही, फॉर्मूला बिल्कुल अलग है, कॉन्सेप्ट बिल्कुल अलग है, बट वही चीज़ वैसी चीज़ हम प्रेशर के लिए देखने जा रहे हैं। तो मान लो कि ये हमारा एक बीकर है, यहाँ पे फुल टू लिक्विड पड़ा हुआ है, एंड मुझे ये पॉइंट पे इसको हम पॉइंट P बोल देते हैं, P तो नहीं प्रेशर होगा, पॉइंट X बोल देते हैं, और यहाँ तक की जो हाइट है उसको हम ले लेते हैं H। हमें इस पॉइंट X पे प्रेशर फाइंड करना है, टोटल प्रेशर, और बोल देखिए चलिए एटमॉस्फेरिक प्रेशर P नॉट है। लेट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऑन द surface of liquid be P naught। H be the height of point X from the surface से H हाइट नीचे आ गए। बड़ा ये जितना भी ये ऊपर लिक्विड है ना, चलो मान लेते हैं कि उसका मास m है। ये पॉइंट के ऊपर जितना भी लिक्विड है उसका मास हम ले लेते हैं m। लेट m बी द मास ऑफ लिक्विड अबाउ द पॉइंट। अच्छा एक प्रॉब्लम है कि बेटा देखो हम तो एक जनरल डेरिवेशन कर रहे हैं। अब ये पॉइंट यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, सो हर बार मास तो m रहेगा नहीं, मतलब मैं m तो ले नहीं सकता हूँ। लेकिन हाँ मुझे पता है कि लिक्विड की डेंसिटी कांस्टेंट है ना, हम ये मान के चल रहे हैं कि ये आइडियल फ्लूइड है। कैसा? आइडियल फ्लूइड है, तो इसकी डेंसिटी कांस्टेंट रहने वाली है। तो चलिए डेंसिटी की बात करते हैं। लेट रो बी द डेंसिटी ऑफ लिक्विड। देयरफॉर बेटा डेंसिटी की फॉर्मूला क्या होती है? मास बाय वॉल्यूम। यहाँ से मास क्या हो जाएगा? डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। इसका मतलब जितना ऊपर वॉल्यूम रहेगा उतने इसके हिसाब से मास रहेगा। सो हमने क्या किया, जो मास चेंजिंग था उसको हमने कन्वर्ट कर दिया रो में। अच्छा और क्या हो सकता है बेटा? अब वॉल्यूम, देखो वॉल्यूम भी तो हमेशा चेंज होता जाएगा जैसे ऊपर नीचे जाओगे। सो एक काम करते हैं, वॉल्यूम के बदले भी हम क्या कर देते हैं, एरिया इंटू हाइट। बेटा आपको पता है ना वॉल्यूम मतलब एरिया इंटू लेंथ होता है। बेटा वॉल्यूम क्या होता है? एल बी इंटू एच, तो एल बी हो गया एरिया और ये हो गई हाइट। ठीक है। सो आप जितना ऊपर जाते जाएंगे, देखो एरिया मतलब ये क्रॉस सेक्शनल एरिया रहेगा। ये एक बीकर है ना, जो भी इसका एरिया रहेगा क्रॉस सेक्शनल एरिया, समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? सो वो एरिया तो हमेशा सेम रहने वाला है। अब चेंज क्या होगा? हाइट। सो हमें तो वही चाहिए था कि बेसिकली हमारी हाइट चेंज होगी अगर मैं पॉइंट को ऊपर नीचे लेके जाऊंगा। सो यहाँ से मास की फॉर्मूला हमने लिख दी रो ए एच। क्लियर? अच्छा व्हाट्स नेक्स्ट? देयरफॉर प्रेशर ऑन द पॉइंट एक्स इज, बेटा अब इस पॉइंट पे प्रेशर कितना हो जाएगा? देखो एक तो ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो कि नीचे की तरफ लग रहा है कि नहीं?
एक प्रेशर यहाँ लग रहा है क्या एक प्रेशर ऊपर की तरफ लगेगा? सोच के बताना। देखो एक प्रेशर ये लग रहा है, एक प्रेशर इसके ऊपर की तरफ लगेगा। क्यों लगेगा? चलो एक काम करते हैं बड़ा, मैं एक फोर्स काउंट कर लेता हूँ यहाँ पे। प्रेशर तो अब चलो नहीं ध्यान आ रहा ना, मैं फोर्स काउंट कर लेता हूँ। या चलो पहले आ जाओ फोर्स भी देखते हैं। यहाँ पे देख लो P इज इक्वल टू पी नॉट प्लस इसके कारण लगने वाला प्रेशर। अब बड़ा एक चीज़ है कि हमने देखा था जितना प्रेशर ये लगाएगा उतना ही प्रेशर ये भी लगाएगा। जितना प्रेशर, भाई न्यूटन्स थर्ड लॉ, ये वाटर कॉलम। चलो एक काम करते हैं और भी इसको सुंदर बनाते हैं। बड़ा हम क्या कर रहे हैं, ये जो पॉइंट है ना, इस पॉइंट पे हम एक इमेजिनरी सिलेंडर ड्रॉ करते हैं। क्या ड्रॉ कर रहे हैं? एक इमेजिनरी सिलेंडर। यानी कि एक्चुअली हमने क्या कर दिया बेटा, हम अब ये फाइंड कर रहे हैं कि ये सिलेंडर का जो कॉलम है, देखो यहाँ पे वर्ड यूज होता है वाटर कॉलम। वाटर कॉलम का मतलब है कि उसके ऊपर जो पानी है और जिस शेप में पानी है, भाई बीकर जो होगा वो हमेशा अलग अलग भी हो सकता है। सो इसलिए हमने एक इमेजिनरी सिलेंडर ड्रॉ किया। सिलेंडर है नहीं, इमेजिनरी वहाँ पे ड्रॉ किया। और इसके अंदर मान लेते हैं कि चलिए वाटर है और इस सिलेंडर की हाइट भी कितनी हो गई? h। अच्छा अब इस पॉइंट के ऊपर कितने कितने फोर्स लगेंगे? मैं क्यों फोर्स की बात कर रहा हूँ? तो बेटा हमको पता है कि प्रेशर इज इक्वल टू F बाय A, सो F इज इक्वल टू PA, है कि नहीं? सो प्रेशर से अच्छा है मैं पहले फोर्स फाइंड करता हूँ। तो बेटा एक फोर्स लगेगा इस P नॉट के कारण। कितना लगेगा? मेरे ख्याल से P नॉट A। यहाँ से फोर्स कितना लगेगा? P नॉट A। बेटा यार प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स बाय एरिया, सो फोर्स इज इक्वल टू P नॉट। फोर्स प्रेशर करने लग रहा है, प्रेशर कौन सा है? एटमॉस्फेरिक है, सो P नॉट A। अच्छा इसका मास है, सो इसके मास के कारण एक फोर्स फिर से नीचे लगेगा, कौन सा? mg। और एक फोर्स बेटा ऊपर की तरफ लगेगा। जैसे कि मैंने कहा कि ये जो वाटर कॉलम है, ये जितना नीचे जाएगा, नीचे प्रेशर फोर्स देगा उतना ही फोर्स नीचे से भी आएगा, न्यूटन्स थर्ड लॉ। ठीक है, सो चले हम उसको बोल देते हैं PA। मतलब वो फोर्स इसके प्रेशर के कारण होगा ना। ये जो फोर्स है ये किसके कारण होगा? इसके प्रेशर के कारण, इसके ये पानी के प्रेशर के कारण। अब ये वाटर इक्विलिब्रियम में है। भाई हमने कुछ ऐसा नहीं बोला कि हलचल कर रहा है, चल रहा है, स्टिल वाटर है ना। as the liquid is in equilibrium, अगर ये इक्विलिब्रियम में है तो इसके ऊपर से लगने वाला फोर्स P नॉट A, ये भी नीचे, देखो ये और ये दोनों नीचे लग रहे हैं, सो दोनों ऐड हो जाएंगे, यस और नो। P नॉट प्लस mg इज इक्वल टू PA। बोलो सही है? अब एक काम करते हैं, मास की ये वैल्यू यहाँ डाल देते हैं, P नॉट A प्लस रो AHG इज इक्वल टू PA। बोलो सही है? यस और नो। अच्छा अब आप बोलेंगे कि सर ये जो वाटर कॉलम है ये तो फोर्स नीचे लगा रहा है, हमने ऊपर क्यों ले लिया? तो बेटा हमने क्या बोला कि प्रेशर एक आइसोट्रॉपिक है। मतलब जितना प्रेशर ऊपर से लग रहा है उतना ही प्रेशर नीचे से लग रहा है, जितना फोर्स ऊपर से लग रहा है उतना ही फोर्स नीचे से भी लग रहा है। यानी कि न्यूटन थर्ड लॉ बोलो कि प्रेशर की आइसोट्रोपिक प्रॉपर्टी बात करो, दोनों सेम है। समझ आ रहा है आपको? इसीलिए हमने इसको ऊपर के बजाय नीचे से ले लिया। ओके अब बेटा देखो एरिया आ रहा है तीनों में, तो मेरे ख्याल से एरिया तो कट जाएगा। क्या बचा? P नॉट इज इक्वल टू P नॉट प्लस रो GH इज इक्वल टू P, एंड ये है आपका फाइनल आंसर। मतलब जो प्रेशर लगने वाला है वो प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस समथिंग लगेगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस रो GH लगेगा। समझ आ रहा है? रो GH मतलब इसके कारण प्रेशर। तो सीधी सी बात है बेटा ना, अगर आप पे कोई दो आदमी गिर जावे तो प्रेशर दोनों के कारण लगेगा। सो यहाँ पे एक एटमॉस्फेयर आप पे वजन दे रहा है और एक ये वजन दे रहा है, सो प्रेशर दोनों के कारण लग रहा है। और लिक्विड के कारण कितना लग रहा है? रो GH। समझ आया? अच्छा अब इसमें एक थोड़ा मॉडिफिकेशन,
बड़ा सपोज करो, मैं कहाँ लिखूँ कहाँ लिखूँ कहाँ लिखूँ कहाँ लिखूँ, चले काम करो ये लिख लो ताकि मिटा के फिर इस पर लिखा जाए। ओके, अब बच्चा सपोज करो कि इस लिक्विड में मुझे 2 पॉइंट दे दिए हैं, एक पॉइंट ये एक पॉइंट ये, और बोल दिया है कि यहाँ का प्रेशर P1 है एंड यहाँ का प्रेशर P2 है और ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। P1 और P2 के बीच की हाइट हमको दी हुई है h। तो बोला जा रहा है फाइंड करो कि P1 और P2 के बीच का कितना प्रेशर है। कैसे करेंगे? देखो, अगर हमको P1 पे प्रेशर फाइंड करना है तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूँ P1 इज इक्वल टू P0 प्लस रो जी एच। बोलो है क्या नहीं? वो कौन सी हाइट होगी बेटा? वो कौन सी हाइट होगी? ये वाली हाइट, ये यहाँ से हाइट। चलो इसको हम H1 ले लेते हैं, इसको हम H2 ले लेते हैं। हमें बेसिकली फाइंड क्या करना है? इतने वाटर के कारण प्रेशर, इतने वाटर के कारण। सो P1 पे ये होगा। अच्छा, अब P2 पे कितना प्रेशर हो जाएगा बेटा? P2 पे प्रेशर होगा, एक तो इसके ऊपर के लिए P1 जितना दे रहा है, यानी मैं बोल सकता हूँ P1 प्लस रो जी एच। बोलो है कि नहीं? अच्छा, अब क्या करूँ क्या करूँ क्या करूँ? P1 की वैल्यू पुट करूँ, P0 प्लस रो जी एच प्लस रो जी एच। कितना हो गया? P0 प्लस 2 रो जी एच। क्या इतना प्रेशर होगा? नहीं बेटा, इतना प्रेशर तो P2 पे ऊपर से लेके नीचे की तरफ होगा। अच्छा, ये हाइट अलग अलग है, सॉरी, ये H1 है और ये H2 है। सो ये रोजी कॉमन H1 प्लस H2। अब जरा ध्यान से सुनो, H1 प्लस H2 करूँगा, H1 प्लस H2 तो टोटल हाइट हो गई बेटा। अब तो यही फॉर्मूला आ गई, रो जी टोटल हाइट। मतलब यहाँ का प्रेशर पूरे लिक्विड के कारण है, इन दोनों के बीच के कारण नहीं है। अब अगर मुझे इन दोनों के बीच का प्रेशर चाहिए तो बेटा वो सिर्फ इतना हो जाएगा, P2 इज इक्वल टू रो जी एच। क्यों? सो देखो, अब इन दोनों के बीच में सिर्फ और सिर्फ लिक्विड है और कुछ भी नहीं है बेटा। मेरे को क्वेश्चन क्या है? इन दोनों के बीच का प्रेशर या इस पे इसके कारण प्रेशर। तो यहाँ पे तो एटमॉस्फेयर पिक्चर में आ ही नहीं रहा, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ लिक्विड है। तो वो लिक्विड के कारण प्रेशर कितना होता है? रो जी एच। हमने पहले ही बोला था कि एटमॉस्फेयर का प्लस लिक्विड का प्रेशर। समझ आ रहा है आपको मैं क्या बोल रहा हूँ? सो यहाँ पे एटमॉस्फेयर पिक्चर में नहीं आएगा। कब? जब आपको लिक्विड के अंदर किसी 2 पॉइंट के बीच का प्रेशर देखना हो, किसी 2 पॉइंट के बीच का प्रेशर देखना हो, उस समय सिर्फ और सिर्फ रो जी एच आएगा। इसको लिख लो, प्रेशर बिटवीन एनी 2 पॉइंट्स वर्टिकली। बेटा वर्टिकली बहुत जरूरी पॉइंट है। मैं क्यों वर्टिकली बोल रहा हूं बता रहा हूं। अभी हम हॉरिजॉन्टल पे भी लेने वाले हैं, ठीक है। फिलहाल अभी हम पढ़ रहे थे कि अगर मैं डेप्थ पे जा रहा हूं तो क्या प्रेशर है। ठीक है, चलो आ जाओ हॉरिजॉन्टल पे देख लेते हैं ये क्यों हमने वर्टिकली पॉइंट ऐड करवाया, जरा उसको भी अच्छे से देख लेते हैं। आइए, देखो सपोज करो कि ये फिर से कोई बीकर है और मैंने इस बार एक पॉइंट यहां ले लिया, एक पॉइंट यहां ले लिया। अब बेटा हम एक्चुअली क्या देख रहे हैं? अब हम देख रहे हैं ड्यू टू प्रेशर हॉरिजॉन्टली, इन दोनों के बीच में क्या प्रेशर डिफरेंस होगा। बेटा एक बात बताओ, इस पे लगने वाला प्रेशर, इस पे लगने वाला प्रेशर क्या सेम होगा? पक्का? अच्छा, चलो मैं यहां के प्रेशर को P1 बोल देता हूं और यहां के प्रेशर को P2 बोल देता हूं, ठीक है। सो P1 पे लगने वाला प्रेशर P0 प्लस रो जी एच, P2 पे लगने वाला प्रेशर P0 प्लस रो जी एच। सो एक्चुअली P1 और P2 सेम हो जाने वाला है। मतलब किसी एक ही लेयर पे जितने भी पॉइंट्स आएंगे उन पे कोई भी प्रेशर डिफरेंस नहीं होगा। अलग अलग हाइट पे है तो होगा, लेकिन अगर पॉइंट्स सेम हाइट पे है तो उनमें कोई भी प्रेशर डिफरेंस नहीं होगा। समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूं? याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है।
horizontally the pressure on all the points lying at same height is always same। समझ आ रहा है? इसको प्रूव करने का एक और तरीका भी है। कैसा तरीका? देखो बेटा, अब ऊपर का तो प्रेशर समझ गए, नीचे लग रहा है, ठीक है, वो सारी कहानी ठीक है। एक काम कर लेते हैं, यहाँ पे हम एक कंटेनर के इस वॉल के कारण भी प्रेशर देख लेते हैं। कंटेनर का वॉल भी तो प्रेशर लगाता है ना, फोर्स लगाता है। तो बेटा जितना फोर्स ये होगा, क्या उतना ही फोर्स ये भी होगा? सीधे सी बात है ना बेटा, कंटेनर तो सेम है, पानी भी सेम है, तो ये दोनों प्रेशर भी सेम रहेगा, फोर्स सेम रहेगा। फोर्स क्या होता है? मगर यहाँ की बात करूँ, P1A इज इक्वल टू P2A। बेटा यहाँ का जो एरिया है वो तो दोनों के लिए कांस्टेंट रहने वाला है। सो A से A चला गया, क्या बचा? P1 इज इक्वल टू P2। लो वापस वही चीज़ आ गई। कान ऐसे पकड़ो कि ऐसे पकड़ो, बात तो एक ही होने वाली है। क्लियर?